हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स। इनके बीच में डिफरेंस देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बिजनेस लॉ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस हम कुछ बेसिस पे देखेंगे। फर्स्ट है मीनिंग के बेसिस पे सेल, वेयर द प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर इट इज कॉल्ड सेल। जब प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, मतलब गुड्स जो इमीडिएटली ट्रांसफर होता है उसको सेल्स बोला जाता है। आप मार्केट में जाते हैं, आपने कपड़े खरीदे, आपने पैसे दिए, या कुछ भी सामान लिया आप पैसे देते हो तो वो होता है सेल। वही एग्रीमेंट टू सेल, वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर फ्रॉम सेलर टू बायर इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है, मतलब जो गुड्स का ट्रांसफर है, वो सेलर से बायर को फ्यूचर में होने वाला है, वो एग्रीमेंट टू सेल होता है। आपने किसी को पैसे दे दिए और वो आपको सामान पहुंचा देगा 1-2 दिन बाद, 10 दिन बाद या 1 महीने बाद। किसी भी चीज का जो एग्रीमेंट होता है वो होता है एग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सेल, द सेल कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द गुड्स बाय द सेलर टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टिली पेड एंड पार्टिली प्रॉमिस्ड। यहाँ पे आप जो भी सेल है उसको डिफाइन किया जाता है कि आप ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स की सेलर से बायर को, और उसके बदले में आप प्राइस लेते हैं, मतलब कुछ भी पैसे मिले हैं उसके बदले में एक्सचेंज हो रहा है कि आप सामने वाले को सामान दे रहे हैं। आप पूरे भी पैसे ले सकते हैं, आधे पैसे ले सकते हैं, जिस तरह का भी प्रॉमिस होता है उस बेसिस पे सेल होती है। वही एग्रीमेंट टू सेल्स। द पर्पस ऑफ डेफिनेशन, इन केस वेयर द सेलर एग्री विद द buyer to transfer the title of ownership on a future date upon satisfying certain condition is called agreement to sell। इसका पर्पस होता है कि जो सेलर है वो एग्री है कि वो बायर को ऑनरशिप ट्रांसफर तो करेगा, कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तब, और फ्यूचर में, मतलब कि जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो आपको फ्यूचर में मिलेगा, वो क्या एग्रीमेंट टू सेल, अभी नहीं मिला है। नेक्स्ट आता है इसका एग्जांपल। सेल, X sold 10 bags of wheat to Y against payment of 3000। X ने 10 गेहूं के बैग्स को Y को बेचा 3000 रुपए में, तो ये सेल। वही एग्रीमेंट टू सेल, X एग्री टू सेल 10 bags of wheat to Y for ₹10,000 आफ्टर गेटिंग द स्टॉक। वही एग्रीमेंट टू सेल में क्या हुआ, X एग्री कि वो 10 बैग व्हीट के Y को बेचेगा 10,000 रुपए में, जब उसको स्टॉक मिल जाएगा उसके बाद वो उसको देगा। हो सकता है उसका स्टॉक 10 दिन बाद आने वाला है, जब उसका स्टॉक आएगा तब वो उसके घर पे उस सामान को भेजेगा, तो वो क्या हुआ एग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट आता है फोर्थ, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। सेल, द गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू बायर इमीडिएटली। जब गुड्स को आप इमीडिएटली बायर को ट्रांसफर कर देते हैं वो सेल होता है। वही एग्रीमेंट टू सेल, द गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू द बायर एट अ फ्यूचर डेट और व्हेन द कंडीशन आर फुलफिल्ड। जब भी आप गुड्स को फ्यूचर डेट में ट्रांसफर करेंगे या कुछ कंडीशन पूरी होगी तब करेंगे तो एग्रीमेंट टू सेल होता है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल, द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज टू गेट कंपनसेटेड फॉर लॉस बाय एनी इवेंट। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका नेचर होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कि आपको कंपनसेट मिल रहा है कुछ भी लॉस हुआ है उस इवेंट के लिए। वही एग्रीमेंट टू सेल। द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज टू गेट अश्योर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी डन। एग्रीमेंट टू सेल में पर्पस होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है कि जो भी आपने प्रॉमिस किया है आप अश्योर करते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म करेंगे, उसको पूरा करेंगे, तो सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। वही एग्रीमेंट टू सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है। नेक्स्ट आता है स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल्स, इट इज कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। जो सेल्स होता है ये पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है। वही एग्रीमेंट टू सेल, इट इज ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि जो चल रहा है। नेक्स्ट आता है अवेलेबल रेमेडीज ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल्स, द सेलर हैज द रेमेडी टू sue the buyer for the price of the goods as the goods have been transferred to the buyer। यहाँ पे जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं तो क्या रेमेडीज है, तो सेल्स में यहाँ पे सेलर के पास रेमेडीज है कि वो बायर के अगेंस्ट में केस कर सकता है। जो भी उसको गुड्स ट्रांसफर हुआ है बायर से, किस प्राइस में हुआ, उन चीजों को लेके। वही एग्रीमेंट टू सेल, द एग्रीव्ड पार्टी इन दिस केस कैन sue फॉर damages ओनली as the price is to be paid on some future date। इस केस में जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वो सिर्फ जो भी डैमेजेस हुए हैं उनके लिए केस कर सकती है, और जो भी उसको प्राइस पेड करना था वो तो फ्यूचर डेट में करना था, तो वो डैमेजेस के लिए केस कर सकती है। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी ऑफ द पार्टी। सेल, एनी सब्सिक्वेंट डैमेज
or destruction is the liability of the buyer as the property has been transferred and the contract has been executed। किसी भी चीज का डैमेज या डिस्ट्रक्शन बायर की लाइबिलिटी होती है क्योंकि प्रॉपर्टी जो वो ट्रांसफर कर दी गई है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा कर लिया गया है। तो बायर ने खरीदा है उस प्रोडक्ट को, उसका हो गया, तो कुछ भी डैमेज होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। वहीं एग्रीमेंट टू सेल, एनी लॉस और डैमेजेस शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर एंड एनी डैमेजेस और डिस्ट्रक्शन डज नॉट मीन डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ भी लॉस हुआ है, कुछ भी डैमेजेस हुआ है तो वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, उन्होंने सामान बायर को नहीं दिया है, तो यहाँ पे सेलर की लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट आता है रिस्क के बेसिस पे सेल्स। द रिस्क ऑफ लॉस इज ऑन द बायर एज रिस्क फॉलो ओनरशिप। यहाँ पे जो भी रिस्क रहती है वो बायर की रहती है क्योंकि अब ओनरशिप उसको मिल गई है। वहीं एग्रीमेंट टू सेल, एनी रिस्क ऑफ लॉस इज ऑफ दी सेलर। जो सेलर है उसकी रिस्क रहती है अगर कुछ भी लॉस होता है तो। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ राइट। सेल क्रिएट जस्ट इन रेम विच मीन्स राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। सेल्स जस्ट इन रेम को क्रिएट करता है जिसका मतलब होता है कि आपके पास पूरी दुनिया के खिलाफ राइट है, मतलब आपको प्रोडक्ट मिल गया है। वही एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट जस्ट इन पर्सोना मीन्स राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट टू सेल में आपको सिर्फ पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट में राइट्स मिलेगा जिसके साथ आपने एग्रीमेंट किया है। वही सेल्स में तो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है तो आपके पास पूरा राइट होता है। नेक्स्ट आता है राइट टू सेल। सेल में होता है द सेलर कैन नॉट रीसेल गुड्स। जो सेलर है जिसने प्रोडक्ट को बेच दिया वो फिर से गुड्स को नहीं बेच सकता क्योंकि अब तो वो प्रोडक्ट बायर का हो गया। वही एग्रीमेंट टू सेल, द सेलर कैन रीसेल द गुड्स एज द सेलर इज इन द पोजेशन ऑफ गुड्स। यहाँ पे जो सेलर है वो गुड्स को फिर से बेच सकता है क्योंकि जो गुड्स है उसका ऑनर, उसका पोजीशन अभी तक वही है, उसके पास राइट है। तो हो सकता है कि उसको कहीं से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, उसने किसी और के साथ एग्रीमेंट कर रखा था, फिर भी जब ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उसने उसको सेल कर दिया, तो वो एग्रीमेंट वो तोड़ रहा है, तो यहाँ पे उसके पास राइट रहता है सेल करने का। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। सेल द ऑफिशियल असाइनी कैन ओनली रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर। यहाँ पे जो ऑफिशियल असाइनी होता है सिर्फ वही प्राइस को रिकवर कर सकता है बायर से। वही एग्रीमेंट टू सेल, द ऑफिशियल असाइनी कैन रिकवर द गुड्स बट नॉट द प्राइस। जो ऑफिशियल असाइनी होता है वो गुड्स को रिकवर कर सकता है पर प्राइस को रिकवर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। सेल द ऑफिशियल असाइनी विल गेन कंट्रोल ऑफ द गुड्स। जो ऑफिशियल असाइनी होता है उसको पूरा कंट्रोल मिलता है गुड्स के ऊपर। वही एग्रीमेंट टू सेल, द ऑफिशियल असाइनी कैन नॉट गेन कंट्रोल ओवर द गुड्स। यहाँ पे जो ऑफिशियल असाइनी मतलब जो बायर है उसको गुड्स पे कोई कंट्रोल नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल्स के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।